हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्ज़ाम में 2015 में आए थे। इस एग्ज़ाम के टोटल 12 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं और पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं आगे के 12 क्वेश्चन। ये सीरीज़ आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्ज़ाम दोनों ही एग्ज़ाम यूपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं और यूपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम में ईपीएफओ एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं इंडियन पॉलिटी से आप इस सीरीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोला जाता है और यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर या ऑप्शन डी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के फैक्चुअल काफ़ी सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में। ठीक है, इस सीरीज़ के बाद जब मैं सारी क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा प्रीवियस ईयर के, उसके बाद मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा इंडियन पॉलिटी के। मैं चुन के वो क्वेश्चन लाऊंगा जो क्वेश्चन ईपीएफओ एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है आईएएस, आईपीएस और इनर फॉरेस्ट सर्विसेज, इस तरीके की सर्विसेज जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये उनको कौन सा आर्टिकल है जो एम्पावर करता है इस तरीके की ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 300, ऑप्शन बी आर्टिकल 304, ऑप्शन सी आर्टिकल 301 या ऑप्शन डी आर्टिकल 312 क्लॉज 1। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इन सबका नहीं भी पता है तो हमें ये पता है कि आर्टिकल 308 से लेके 3114 तक, ठीक है, आर्टिकल 308 से 314 तक ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इतना आपको पता होगा। जनरली स्टूडेंट जो होते हैं इंडियन पॉलिटी में यूपीएससी का चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अगर क्वेश्चन पता है तो इसका राइट आंसर यही हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 300 क्या कहता है। आर्टिकल 300 जनरली आर्टिकल 294 से लेके आर्टिकल 300 तक गवर्नमेंट के लिए राइट्स और लायबिलिटी क्या है गवर्नमेंट के ऊपर, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 300 में कहा गया कि अगर कोई भी लॉ, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो सिटीज़न है, उस सिटीज़न को राइट है कि वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आए दिन रोज़ होते ही रहते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जूही चावला ने यूनियन ऑफ इंडिया पे एक प्ली दर्ज किया था। ठीक है, जिससे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने शायद खारिज करके जुर्माना भी लगा दिया उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट यूनियन पे, स्टेट गवर्नमेंट पे आए दिन केसेस होते रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 304 क्या कहता है। आर्टिकल 304 और 301 ये एक ही है। आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक, ठीक है, ये डिस्कशन करता है ट्रेड एंड कॉमर्स से। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में आर्टिकल 301 से लेके 307 के बारे में बताया गया। ठीक है, तो 304 ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है और आर्टिकल 301 ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर फ्रीडम की बात करता है कि कहाँ फ्रीडम है, कहाँ फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हम सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन सी 12 मेंबर। ठीक है, तो ये जो 12 मेंबर होते हैं ये किस फील्ड से आते हैं। जनरली हमें पता है कि स्पेशल नॉलेज के पर्सन होते हैं। तो कौन सी फील्ड के, आर्ट्स के, लिटरेचर के, साइंस के और सोशल सर्विसेज के। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जो कि राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं, वो किस फील्ड से आए हैं, तो वो आर्ट्स के फील्ड से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेट्स टू। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको जनरली ये एक टफ क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ है ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ ये समझनी है कि एग्ज़ाम हुआ था 2015 में और यहाँ पे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है जो कि हुआ था 2006 में।
तो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया 2006 के एक अमेंडमेंट से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप है, लेकिन फिर भी पूछा गया। तो इससे आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो इनमें से किस चीज़ के बारे में बताता है? क्या वो ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में बताता है, या क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है, या क्या वो अमेंडमेंट्स ऑफ आर्टिकल 311 के बारे में बता रहा है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बता रहा है? काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर वैसे है ऑप्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 के अंदर एक पार्ट 9B को ऐड किया गया था, विच प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इनकॉर्पोरेशन करता था, रेगुलेशन लगाता था और बांध के रखता था, ठीक है, इनके बारे में बताया गया डिटेल में। तो हालांकि एक बिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी फैक्चुअल और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। शेड्यूल्स तो आपको याद होंगे ही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन ए यूनियन एंड स्टेट। ना, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल सी इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। नहीं, ट्राइबल एरियाज के बारे में शेड्यूल 4 में नहीं बताया गया। ये ऑप्शन डी इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो यही है इसका राइट आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, आप सबको आता होगा इसका आंसर। तो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसके बारे में शेड्यूल 4 में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल्स है जो कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को बताते हैं। तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 है, जो भी है, ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट रिवर वाटर आर मेड बाय, ठीक है। जो डिस्प्यूट जो होता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है उसका जो एडजुडिकेशन होता है, एडजुडिकेशन मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, लीगल जो फैसला होता है, ठीक है, वो कौन करता है? क्या वो यूनियन पार्लियामेंट करता है? क्या वो हाई कोर्ट ऑफ अफेक्टेड स्टेट, जहाँ दो स्टेट जो अफेक्ट हो रही है वो करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट करता है, या ट्रिब्यूनल्स सेट अप बाय द यूनियन गवर्नमेंट? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिब्यूनल्स सेटअप बाय यूनियन गवर्नमेंट। इंडियन पॉलिटी के आप इंटर स्टेट रिलेशन का जो चैप्टर है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा सिंपली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो जनरली 2 एक्ट हैं जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताते हैं, ठीक है। 2 कानून हैं ऐसे, एक तो है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो जो दूसरा वाला है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956, इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात की गई है, इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात की गई है। और ये जो ट्रिब्यूनल्स है कौन बनाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है? जनरली जो डेफिनेशन ने पॉलिटी में लिखी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैव ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। कोई भी जो वाटर डिस्प्यूट होता है उसमें ना सुप्रीम कोर्ट ना ही अदर कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। समझ गए आप? इसका ये राइट आंसर है ट्रिब्यूनल सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस आर प्रेजेंटेड एनुअली टू द, जो स्टेट सर्विस कमीशन होते हैं जैसे पंजाब PCS हो गया, बिहार BPSC हो गया, ठीक है, UP PCS हो गया, तो ये जो रिपोर्ट अपना एनुअल बनाते हैं ये किसे प्रेजेंट करते हैं, किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू बी लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट के बाद में क्या करते हैं? पार्लियामेंट में देते हैं, हर हाउस में। ऐसा आपको बताना ये सही है गलत। ऑप्शन बी रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु देम फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या स्टेट PCS क्या करेगा? गवर्नर को देगा और गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। क्या ये ऑप्शन सही है? या ऑप्शन सी रिस्पेक्टिव गवर्नर हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न।
ये कह रहा है, या स्टेट पीसीएस गवर्नर को देगा और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की जो सरकार है उसको देगी, ठीक है। या ऑप्शन डी, रिस्पेक्टिव कमेटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर की डिफरेंट कमेटीज होती है या उनको देगा वो रिपोर्ट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। तो स्टेट पीसीएस जो होता है, ठीक है, कमिश्नर जो होता है वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट, सालाना अपनी रिपोर्ट गवर्नर को फॉरवर्ड करते हैं और गवर्नर बाद में स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, उनको वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस जो होता है, ठीक है, उनको रिमूव कौन कर सकता है, उनको रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट। ये भी आप याद रखना है, प्रेसिडेंट करते तो हैं लेकिन किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इनका टेन्योर कितना होता है, तो 6 साल का होता है या 62, जो भी पहले हो जाए वो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 243 ZD ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 243 ZD ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243Q तक, ठीक है, ये पंचायत के बारे में बताता है। तो इसके बाद जो आर्टिकल वो किसके बारे में बता रहा होगा, म्यूनसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, शहर के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है, इन विच स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है, यहाँ पे नो पूछ रहा है, कौन गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है, द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मस्ट हैव रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट को जब प्लान होगा वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी जो है डिस्ट्रिक्ट की, उनकी कॉमन इंटरेस्ट से होना चाहिए। क्या ये सही है? ऑप्शन डी कह रहा है, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है वो प्रोविजन बनाती है, वो कानून बनाती है, प्रोविजन रूल रेगुलेशन बनाती है, जो कि कंपोजिशन क्या होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, द डेवलपमेंट प्लान्स आर फॉरवर्डेड टू द स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर मैंडेटरी कंसिडरेशन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। एक टेक्निक आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रहा है, ऑड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली जो डिफरेंट है वही इसका आंसर होने वाला है। आप ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी म्यूनसिपालिटी और पंचायत के डेवलपमेंट में बात करते हैं। सिमिलर फीलिंग साउंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, स्टेट प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है, तो यही यूनिक है, यही ऑड है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर बना सकते हो, ऑप्शन डी, ठीक है। आर्टिकल 243 जो है वो बात करता है कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 243 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करता है। जनरली ऐसे एक एक करके आर्टिकल याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत में चार्ट दिया हुआ है आगे, उस चार्ट को अगर आप याद कर लो कि कितने से कितना सेक्शन किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 243 से 243Q तक पंचायत की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हो, आप एक तुक्का या आप एक सही से अटेम्प्ट ले सकते हो क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया इन 1947 इंडिया हैड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एक्ट। 1947 में कहाँ कहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस था। ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है वैसे यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। फिर भी आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ठीक है। जनरली सब में एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन आप इसको याद कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 3 प्रेसिडेंसी काफ़ी फेमस थी ब्रिटिश के टाइम में, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। जनरली ये तीनों के नाम वही हैं, ठीक है। मद्रास, कलकत्ता कहाँ, बंगाल में, और ये बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों को याद कर लोगे तो ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था
उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था, तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो क्या था, जनरली जब वॉर हो रहा था यूएसए यूएसएसआर, जो दो फ्रंट थे, जनरली दो पावरफुल ब्लॉक थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम एक ऐसा भी ग्रुप था जो ना तो किसी को सपोर्ट करता था ना किसी के अगेंस्ट था, ठीक है। तो ऐसा जो ग्रुप था उस ग्रुप को कहते थे नॉन अलाइन ग्रुप, या और ये जो मूवमेंट चला उसको नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहते थे। इंडिया भी उसका एक पार्ट था, ठीक है। टोटल 120 कंट्रीज थे, ठीक है, जो ना तो यूएसए को सपोर्ट करते थे ना यूएसए के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये मिडल में थे, सेंटर में। तो ऑप्शन ए कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। ये कैसे हो सकता है भाई, जो बीच में है, जो ना सपोर्ट कर रहे हैं ना अगेंस्ट है, वो शांति की ही तो बात कर रहे होंगे, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही सही है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है टू कंट्रीब्यूट द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो गेम चल रहा था पावर पॉलिटिक्स का, तो उसमें क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या ये एक तरीके की चुगलखोरी कर रहे थे, हाँ या ना, ठीक है। तो ये साउंड सी लग रहा है कि यही इसका आंसर होने वाला है। फिर भी ऑप्शन सी कह रहा है रिमूवल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद का जो भेदभाव था क्या उसे ख़त्म करने की बात थी, तो हाँ ये भी एक उसका पॉइंट था, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है टू प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन ऑफ अ स्लेव कंट्री। जो स्लेव कंट्री थी, जैसे कि इंडिया भी था, ठीक है, साउथ अफ्रीका वगैरह, तो या इन कंट्रीज़ की डी कॉलोनाइजेशन की बात हो रही थी कि जो जो रूल कर रहा है, जिन कंट्रीज़ ने कॉलोनी बना के रखा हुआ है वो वहाँ से चले जाए, क्या ये बात भी हो रही थी उस नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो हाँ ये भी हो रहा था। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है टू कंट्रीब्यूट द गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो रही थी, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कहता था कि एलिमिनेट करो जितनी भी कारण है कि वर्ल्ड वॉर होने के, ठीक है, उन सारे कारणों को ख़त्म करो। इसके अलावा जो भी इनकरेज करो फ्रेंडली रिलेशन को, ठीक है, अमंग कंट्रीज़, जो दो तीन जो कंट्रीज़ है उनके बीच में फ्रेंडली बिहेवियर को अपनाओ, ठीक है। इसके अलावा ये था कि हाँ प्रोटेस्ट फॉर ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट उस टाइम खतरे में था, इसके लिए प्रोटेस्ट करो, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन ए कह रहा है द लोकसभा हैज़ गिवन मोर पावर। क्या ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा को ज़्यादा पावर होती है? या ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा हैज़ बीन गिवन मोर पावर, राज्यसभा को क्या ज़्यादा पावर होती है? या ऑप्शन सी कह रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ बीन गिवन मोर पावर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको ज़्यादा पावर होती है। तो जनरली स्पीकर वाला का आंसर तो आपको पता है कि मनी बिल होने वाला है, क्योंकि मनी बिल के कंसर्न में स्पीकर ऑफ लोकसभा को पावर होती है, ठीक है। या ऑप्शन डी बोथ द हाउसेज हैव बीन गिवन इक्वल पावर, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नाम से सजेस्ट करता है कि ऑर्डिनरी बिल है, साधारण बिल है, तो किसी एक को पावर ज़्यादा कम करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल बिल, ठीक है। ज़्यादातर बिल ऑर्डिनरी बिल ही होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ऑप्शन डी है कि दोनों ही हाउस के पास जनरली इक्वल पावर होते हैं, ठीक है। खास बात क्या है जनरली कि ये जो बिल है ये कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो कोई मिनिस्टर हो या तो कोई प्राइवेट मेंबर हो, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के पास इसमें क्या है, पावर भी है, या तो उस बिल को क्या करे, अमेंड कर दे, अमेंडमेंट्स दे के भेजे, ये अमेंडमेंट है हमारी तरफ से, या उसको रिजेक्ट कर दे, या उसको विदहोल्ड कर ले। तो ये सारी पावर्स राज्यसभा के पास है ऑर्डिनरी बिल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, या बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा वो लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जनरली जहाँ पे लेजिस्लेटिव बैठते हैं, ठीक है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, और वो रिस्पॉन्सिबल किनको है, लेजिस्लेटिव को। इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से हमने
असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के आए हुए एग्ज़ाम में सारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 24 क्वेश्चन थे और 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इस वीडियो की PDF आप ले सकते हैं री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।